नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट फटाफट। सो लेट्स रोल इन। फाइनली वो मैच होता है जिसका मेरे को बहुत टाइम से वेट था, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगुनोव, जिसमें दो टैलेंटेड बंदे भिड़ते हैं। जैसा मुझे लगा था पूरे मैच में इलिया ड्रैगुनोव ने ब्रॉन ब्रेकर को घुटने पे रखा, बट एंड में जिताना तो ब्रॉन ब्रेकर को ही था, तो वो एंड में जीत जाते हैं। ब्रॉन और मारते इलिया ड्रैगुनोव को, लेकिन वहां पे छलांग लगा के रिकोशे बीच में आ जाते हैं। रिकोशे उनको बचा के बैक स्टेज ले तो जाते हैं, लेकिन बैक स्टेज पे आके ब्रॉन ब्रेकर फिर से उनको मारते हैं। रिकोशे को तो एक जगह पे रियल कंक्रीट की सड़क पे पटक के मारते हैं। मुझे तो लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी इंजरी ना हो जाए इन्हें। उसके बाद उनको गाड़ी की विंडशील्ड पे पटक के मारते हैं और एम्बुलेंस आ जाती है और समांथा इरविन भी परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बाहर की एक न्यूज बताऊं तो रिकोशे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ में एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पे रिकोशे की स्टोरी या तो खत्म हो जाएगी या फिर वो रिटर्न करके बहुत अच्छा पॉप दे सकते हैं। वहीं अगर समांथा इरविन भी रिंग अनाउंसर से हट जाती हैं तो आप कंफर्म समझ लें कि रिकोशे वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर समांथा इरविन फिर भी रिंग अनाउंसर रहती हैं तो इसका मतलब रिकोशे के आने के चांसेस बरकरार रहेंगे। रिकोशे को हर हफ्ते मैचेस मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों WWE को छोड़ा है। I mean, अगर वो AEW में भी जाते हैं तो वहां पे भी उनको कोई बड़ा चैंपियन नहीं बनाने वाला। आप लोगों का क्या मानना है कि रिकोशे रिटर्न करेंगे या फिर AEW में जाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आते हैं आयो स्काई वर्सेस लायरा वेल्केरिया की स्टोरी लाइन पे। अगर वर्क हॉर्स की बात करें ना तो आयो स्काई भी एक बहुत बड़ी वर्क हॉर्स है WWE के लिए। I mean, हर हफ्ते इतने हाई फ्लाइंग रिस्की मूव्स करना और हर हफ्ते मैचेस करना कोई छोटी बात नहीं है। सो इस हफ्ते भी जो लास्ट वीक उन्होंने मारम पिट्टी मचाई थी उसका मैच होता है लायरा वेल्केरिया के साथ। मैच को आयो स्काई जीत जाती है और लायरा वेल्केरिया अपना पहला मैच रॉ पे हार जाती हैं। फिर डैमेज कंट्रोल लायरा वेल्केरिया को पीटती, उससे पहले ही केडन और कटाना आ जाती है वहां पे। अब इन लोगों की टाइम पास के लिए स्टोरी लाइन मिड कार्ड के अंदर चल सकती है। वहीं बैक स्टेज जाके आयो स्काई कुछ पागलों वाली हरकतें करती हैं। I mean, करे भी क्यों ना, हर हफ्ते इतनी छलांगे मारनी पड़ती हैं, दिमाग का संतुलन कभी कभी हिल जाता है। फिर आते हैं हम वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन पे। तो इस रॉ पे बाकी के जो उनके कंपटीटर हैं क्लैश एट द कासल पे, उन दोनों के बीच में मैच होता है जिसमें सेना बेजलर और जोए स्टार जीत जाती हैं। सच बताऊं तो इससे ज्यादा बोरिंग स्टोरी लाइन तो मैंने देखी नहीं आज तक। फिर आते हैं हम एक कॉमेडिक स्टोरी लाइन पे, सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल की स्टोरी लाइन। सैमी ज़ेन मैक्सिम और टोजावा से कहते हैं कि तुमने लास्ट वीक की फुटेज तो देखी होगी, उसमें तुम्हें पता चला होगा कि मेरी गलती थी नहीं। वहीं ओटिस भी आज सॉरी के मूड में होते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन उनसे बोलते हैं भाई तू तो बिल्कुल ही मोटी बुद्धि है, तेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, हर हफ्ते तू चैट गेबल की बात सुनने लग जाता है। वहीं ओटिस समझाते हैं कि भाई चैट गेबल मेरे साथ मेरे मुश्किल टाइम में रहा है, मैं अल्फा एकेडमी को अपनी फैमिली मानता हूँ, इसीलिए उसकी इतनी बात सुनता हूँ। फिर सैमी ज़ेन उनको समझाते हैं कि भाई ये बात उसने तुझे समझाई है, तू नहीं जानता तू कितना स्पेशल है और तू कितना आगे जा सकता है अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन रिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर वही वो बोलते हैं कि मैं ही जीतूंगा चैट गेबल, तू ऐसा है वैसा है। वहीं चैट गेबल आके बोलते हैं कि भाई हमारे बीच में फूट मत डाल। फिर वो बोलते हैं कि आज मैं अपना वाला ओटिस लाया हूं और वो बताएगा तेरे को कि हम क्या हैं। लेकिन ओटिस चैट गेबल के इंटरफेरेंस की वजह से मैच हार जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, हर हफ्ते का यही मजाक कर दिया है। फिर से ओटिस के थपेड़े चैट गेबल बजाते हैं और वो पता नहीं क्या मंदबुद्धि आदमी है कि वो जाके सैमी ज़ेन को फिर पटक के पीट देता है। लेकिन इस रॉ पे पहली बार वो चैट गेबल को मारने के लिए हाथ तो उठाता है। अब मुझे लगता है स्टोरी के सारे राज क्लैश एट द कासल में खुल ही जाएंगे। जहां तक चैट गेबल की बात है वो बैकअप में क्रीड ब्रदर्स को रखे हुए है। अब यहाँ पे सैमी ज़ेन के टाइटल हारने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। हो सकता है सैमी ज़ेन यहाँ पे टाइटल हारेंगे और उसके बाद ओटिस को ट्रेन करेंगे चैट गेबल के अगेंस्ट। वहीं चैट गेबल अल्फा एकेडमी को लात मार के क्रीड ब्रदर्स के साथ में नई टीम फॉर्म कर सकते हैं। सो देखते हैं क्लैश एट द कासल में आखिर होता क्या है। इसके बाद आते हैं न्यू डे वर्सेस फाइनल टेस्टिमेंट की स्टोरी लाइन पे। लगता है WWE वालों ने मेरी बात सुन ली और टैग टीम मैच दे ही दिया ऑथर्स ऑफ पेन को। जब पता चलता है कि स्कारलेट R-Truth को पटापटू के चैंपियनशिप मैच रखवा देती हैं। मिज को इस सिचुएशन में देख के मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। I mean, इस टीम के अंदर R-Truth को बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। हाँ पता है वो कॉमेडिक है, लेकिन मिज के जितने पोटेंशियल है उतने पोटेंशियल पे उनसे काम नहीं करवाया जा रहा है। मिज को भी उनकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा टच देने का मौका देना चाहिए WWE को। इनका मैच होता है जिसके अंदर न्यू डे इंटरफेयर कर देती है और उसके बाद ऑसम ट्रुथ मैच जीत जाते हैं। इस हफ्ते न्यू डे और फाइनल टेस्टिमेंट की स्टोरी लाइन को जस्ट थोड़ा सा और पुश किया गया है। अब आते हैं रॉकी मेन स्टोरी लाइन पे, जजमेंट डे और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन। शो की शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर आते हैं और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं। ड्रू बोलते हैं कि बार बार तेरी जो ये जजमेंट डे है ना ये बहुत हेल्प करती है। फिर डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि फिर तू एक्सक्यूज देने लगा, चल आज मैं तेरी ये विश भी पूरी कर देता हूँ, आज तू फिन बैलर से लड़ और अगर तू जीता तो जजमेंट डे बैन रहेगी क्लैश एट द कासल में, लेकिन अगर तू हारा तो सबके सब खड़े होंगे तेरी हार देखने के लिए। वैसे ये डिसीजंस लेने के लिए एडम पियर्स हमें क्यों नहीं दिखते? जनरल मैनेजर्स पहले कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, आज के टाइम पे तो बस सिक्योरिटी के साथ में
छोड़ो 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 करवा रहे हैं। अब तो रेसलर्स खुद ही बता देते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। उसके बाद पीजी एरा खत्म होने वाला है। नेक्स्ट सेगमेंट यही बताता है। लिव मॉर्गन डोमिनिक को समझाते हैं कि भाई तू किसके साथ है, ऐसी लड़की के साथ जिसको तेरे को मॉमी बोलना पड़ता है। मेरे होटल रूम में चल, तेरे को कुछ दिखाऊंगी। सो आने वाले टाइम में जब नेटफ्लिक्स पे WWE शिफ्ट होगी तो आपको ऐसी बोल्ड चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी ये डोमिनिक इतना परेशान क्यों हो रहा है? भाई तू चला जा, वैसे भी रेसलिंग तेरे बस की बात तो है नहीं। यही सब करके कुछ लोगों को एंटरटेन तो कर दे। बाकी इसके बाद डोमिनिक ये सारी बातें जजमेंट डे को बताता है। कार्लिटो भी मेरी बात से शायद अग्री करता है, तभी वहाँ पे स्माइल दे रहा होता है। डेमियन प्रीस्ट पे भी उड़ते उड़ते खबर पहुंचती है कि होटल में बुलाया है डोमिनिक को। टिपिकल बॉयज वाली बात हो गई है तो कि ये ऐसी कोई खबर पता चले और सारे के सारे वहीं इकट्ठे हो गए। डेमियन प्रीस्ट परेशान होते हैं तो फिन बैलर बोलते हैं कि कोई नहीं जा रहा, होटल वोटल की मेरे पास रखी है। फिर देखते हैं कि तो वहाँ है ही नहीं, कौन ले गया की को। फिर LW और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होता है कार्लिटो, जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। ये चाचा भतीजा पापा की कहानी कब तक चलेगी पता नहीं, मगर फिर लिव मॉर्गन वहाँ पे भी आ जाती हैं और अरीना के अंदर ही धूम मचाने लगती हैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने साइट कौन सी खोल रखी है। वहीं लिव मॉर्गन के डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रोमन की रेलगाड़ी की वजह से LW वो मैच जीत जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि डोमिनिक के पास ऑटोमेटिकली की कार्ड चला गया है। बड़ा बवाल मचा रखा है इस होटल की ने। आयुष रिया रिप्ली होटल की ले लें और जैसे ही लिव मॉर्गन वहां पहुंचे पटक के मारे उन्हें। फिर एक ऐसा मूवमेंट आता है जो बहुत कुछ रिवील कर देता है सारे फैंस को। शेमस ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि ल्यूडविग काइजर मनी इन द बैंक जीतने के बारे में बहुत बात कर रहा है, लेकिन ये मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतने तो मैं ही वाला हूँ। और उसके साथ साथ ड्रू को भी मोटिवेट करते हैं कि तू भी स्कॉटलैंड के अंदर चैंपियनशिप जीत लियो। वहीं ड्रू बोलते हैं कि हाँ भाई मैं भी जीतूंगा और तू भी जीतेगा, लेकिन जब तू ब्रीफकेस जीत ले तो मर्दों की तरह सामने से चैलेंज करिए और मेरे साथ में मैच करिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये सेगमेंट मेरे को सच में बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इस सेगमेंट ने थोड़ा सा ये भी टीज कर दिया कि शेमस भी एज अ बैकअप रहेंगे उनके पास में स्कॉटलैंड के अंदर। वहीं फिन बैलर और ड्रू मैकिंटायर का मेन इवेंट में मैच होता है, जिसके अंदर जजमेंट डे वही करती है जो हर बार करती है, इंटरफेरेंस। लेकिन इस बार ड्रू मैकिंटायर नंबर्स गेम को समझ जाते हैं और फिन बैलर को हरा के जजमेंट डे को क्लैश एट द कासल में बैन कर देते हैं। अब इनके मैच में जजमेंट डे तो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, लेकिन सीएम पंक अभी भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं और ड्रू मैकिंटायर के बैकअप के लिए भी यहाँ पे शेमस को दिखा दिया है। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन भी जजमेंट डे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के चांसेस फिर से बढ़ गए हैं। अब क्या होता है वो क्लैश एट द कासल में ही पता चलेगा, जो इसी हफ्ते है। तो अब आपसे नेक्स्ट स्मैकडाउन पे बात करता हूँ, तब तक के लिए सायोनारा।